जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज हम इग्नू के जो सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, सर्टिफिकेट इन गाइडेंस, जिसको सीआईजी कहा जाता है, उसका कोर्स कोड है NES 102। उसके तहत ब्लॉक 1 और इकाई 2 देखेंगे। इससे पहले हमने इकाई 1 देख लिया है। आपने अभी तक नहीं देखा है तो वह ज़रूर जाके देख लें, आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। ठीक है, आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। तो आइए देखते हैं इसका उद्देश्य क्या है, प्रस्तावना क्या है। तो विकास के विभिन्न पहलुओं से संबंधित समस्याएं, इसका जो हेडलाइन है, शीर्षक है। और इसके आगे है संरचना में प्रस्तावना है, उद्देश्य है, वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक, शारीरिक विकास संबंधी समस्या, बच्चों की सामान्य समस्या, पोषण, शारीरिक बीमारियां व चोटें, संवेगात्मक विकास से संबंधित समस्या यानी कि इमोशनल, शैक्षिक उपलब्धि संबंधी समस्याएं, लिंग पूर्वाग्रह और लिंग संबंधी मुद्दों से संबंधित समस्याएं, माता पिता, शिक्षक और परामर्शदाताओं के लिए बच्चों के पूर्ण व्यक्तित्व की अवधारणा का परिचय। अंत में सारांश देखेंगे। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम देखते हुए चलेंगे। उसके अलावा आपको इस PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा, इसलिए घबराने वाली बात नहीं है। चलिए देखते हैं। चलिए क्या करते हैं, देखते हैं। प्रस्तावना में बच्चों के अधिकार व बाल्यावस्था की समस्याओं के प्रति बढ़ी हुई जागरूकता इस बात की साक्षी है कि आज बच्चों की एक केंद्रीय भूमिका है जो उनके पालन पोषण की दृष्टि के महत्व रखती है। दृष्टि से 20वीं शताब्दी के दौरान बच्चा हमारे समाज का एक महत्वपूर्ण सदस्य बन गया। इनकी सेवा के लिए बढ़ते वयस्कों की संख्या शिक्षकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, बाल मनोवैज्ञानिकों, बाल चिकित्सकों तथा बच्चों की रुचि के अनुसार वस्तुओं के उत्पादन, बाल साहित्य, खिलौने, दूरदर्शन में बाल विकास से स्पष्ट होता है। अंततः हमें यह स्वीकार करना ही पड़ता है कि बच्चों की अपनी कुछ विशेष आवश्यकताएं तथा अधिकार होते हैं जिन्हें हमारे समाज को स्वीकारना चाहिए। माता पिता या शिक्षक के रूप में आपको इस कार्य के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है, क्योंकि आप जानते हैं प्रत्येक बच्चे की अपनी कुछ विशेषताएं होती है। इस कारण किन्हीं भी दो बच्चों में समानता नहीं पाई जाती। बच्चे अपने कम अनुभव से उत्पन्न त्रुटियों के कारण कुछ न कुछ सीखते रहते हैं और निरंतर उनका व्यक्तित्व विकसित होता रहता है। आपको उन्हें दिन प्रतिदिन उत्पन्न होने वाली समस्याओं से जूझने में मदद करनी चाहिए, जिससे वे स्वस्थ एवं सुसमायोजित व्यक्ति बन सकें। तो यह रही हमारा प्रस्तावना कि इसमें क्या क्या है, एक छोटे से अंश में। इस इकाई के अध्ययन के पश्चात हमारी क्या क्या समझ विकसित होगी, विकास की अवधि में बच्चों के सामने आने वाली विभिन्न समस्याओं से अवगत हो सकेंगे, बच्चों की व्यक्तिगत समस्याओं को समझ सकेंगे तथा उन्हें अपनी समस्याएं सामने लाने में मदद कर सकेंगे, स्वस्थ समायोजन कर सकेंगे। अभिभावकों की उनके बच्चों को समझने तथा बच्चों के समायोजन को प्रोत्साहित करने में उनके सहयोग कैसे किया जाए यह जान सकेंगे। बच्चे के विकास में लिंग से संबंधित मुद्दे और लिंग भेद संबंधित समस्याओं का विवरण दे सकेंगे। इसके अलावा बच्चों द्वारा अपनी समस्याओं को समझने तथा उचित समायोजन विकसित करने में माता पिता तथा शिक्षकों की भूमिका को भी समझ सकेंगे। यहाँ पे वह सभी शिक्षकों, चाहे वह गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, सभी के लिए यह इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे देखते हैं अगला शीर्षक क्या है, वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक में एक समीक्षा के रूप में देखते हैं। NES 101 प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को समझना एवं वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ चुके हैं इससे पहले भी। यहाँ पर हम बच्चों की वृद्धि एवं विकास के विशेष कारकों की व्याख्या करने से पहले उन कुछ कारकों का पुनर्वलोकन करेंगे। किसी भी बच्चे का विकास उसकी आनुवंशिकता एवं परिवेश पर निर्भर करती है। बच्चे के विभिन्न लक्षण जैसे उसकी त्वचा का रंग, आँखों का रंग, उसकी लंबाई, अन्य कुछ लक्षण आनुवंशिक कारकों के द्वारा नियंत्रित होते हैं। इन्हें किसी भी व्यक्ति के जन्मजात लक्षण कहते हैं, जबकि दूसरी ओर व्यक्तित्व के कुछ पहलू जैसे सामाजिक व्यवहार, परिवेश इत्यादि प्रभावित करते हैं। अपने सामाजिक परिवेश से प्रभावित होकर बच्चा ग्रहणशील अथवा अग्रहणशील प्रकृति अपना सकता है। ठीक है, वो जो कुछ आनुवंशिक होती हैं और कुछ परिवेशगत होती हैं। बच्चों का विकास ऐसे परिवेश में होना चाहिए जहां उसके प्रति दुर्व्यवहार एवं उपेक्षा न हो। बच्चों को पर्याप्त देखभाल एवं पोषण मिलना चाहिए। इसके अलावा बच्चों को प्यार, देखभाल, खेल, शिक्षा के रूप में प्रोत्साहन मिलना चाहिए। बच्चों की उचित देखभाल के लिए यह जानना आवश्यक है कि बच्चे का विकास कैसे होता है, वह जो कुछ भी बन पाया है उसका प्रमुख कारण क्या है, दूसरे बच्चे से उसकी तुलना कैसे की जाती है, उसका विकास क्या दिशा लेता है। व्यक्ति की अंतर्निहित क्षमताओं को उभार कर उन्हें प्रगतिशील ढंग से आगे बढ़ने में सहायक प्रक्रिया को विकास कहते हैं। यह व्यक्ति तथा उसके परिवेश के बीच होने वाली अंतःक्रिया के फलस्वरूप होता है, जो वृद्धि, आकार में परिवर्तन और परिपक्वता, अर्थात ऐसा परिणात्मक परिवर्तन जो सीखने से संबंधित नहीं है तथा सीखने, अभ्यास और अनुभव के फलस्वरूप
उसको उपलब्ध होता है, उसमें परिवर्तन आता है। बच्चे का विकास शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और इमोशनल, संवेगात्मक सभी क्षेत्रों में संपूर्ण रूप से होता है। यह पारिवारिक पृष्ठभूमि, व्यक्तिगत इतिहास तथा संतोषप्रद एवं असंतोषप्रद अनुभवों का परिणाम होता है। वृद्धि के समय ये सभी विकास हमेशा सहज रूप से नहीं होते, बल्कि कभी कभी कुछ विकास संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। अब हम उन समस्याओं का वर्णन करेंगे जो विकास में बाधा उत्पन्न करती है। यह भी बताएंगे कि माता पिता या एक शिक्षक होने के नाते आप उनकी कैसे सहायता कर सकते हैं। देखते हैं आगे। देखिए, मानसिक समस्या हो, शारीरिक समस्या हो या फिर संवेगात्मक समस्या हो, यह समस्याओं को हम लोगों को समझना होगा, खासकर अभिभावक और शिक्षक को। शारीरिक विकास संबंधी समस्याओं की बात की जाए तो बच्चों की सामान्य समस्या, अब हम शरीर से संबंधित कुछ विशेष समस्याओं पर विचार करेंगे, जैसे अंग पर चोट लग जाना, किसी भी घाव हो जाना, या फिर आपके पाचन सही नहीं होना, चयापचय की क्रिया, मेटाबॉलिज्म जिसे कहा जाता है, में अनियमितता भी उसके संरचना को बाधित कर सकती है। उपयुक्त में से प्रथम स्थिति जन्मजात आघात या चोट का उदाहरण है, जैसे कि फिनाइल केटोन्यूरिया कहते हैं, जो दूसरी स्थिति को प्रभावित करती है, जिसमें शरीर में अमीनो एसिड के चयापचय असंतुलन होने के कारण व्यक्ति में मानसिक अक्षमताएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो इस प्रकार से बच्चे में शारीरिक समस्याएं हैं जो आनुवंशिक भी हो सकती हैं और बाद में भी हो सकती हैं, उसको भी अभिभावक और शिक्षकों को देखना चाहिए। अगला जो है पोषण है। पोषण का एक संतुलित पोषण का ध्यान दिया जाना चाहिए। शारीरिक स्वस्थता से संबंधित कुछ विशेष समस्याओं और वृद्धि विकास से संबंधित व्यवहार संबंधी समस्याओं पर हम चर्चा कर रहे हैं। हम भोजन संबंधी समस्या, लंबी बीमारियों को, बच्चे के वृद्धि विकास के पैटर्न पर प्रभाव, बच्चे के संपूर्ण विकास पर शारीरिक दोषों के परिणाम स्वरूप होने वाले प्रभाव, बच्चों के विकास के लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन एवं पोषण की आवश्यकता होती है। भोजन स्वास्थ्य एवं वृद्धि को प्रभावित करता है, इसलिए संतुलित भोजन हर चीज़ से देना चाहिए। भोजन की गुणवत्ता बच्चे के व्यवहार और इमोशनल समायोजन को भी प्रभावित करती है। सब कुछ जुड़ा है एक दूसरे से ही। शारीरिक बीमारियां और चोटें, शारीरिक जो उसकी बीमारियां हैं उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। सभी बच्चे कभी ना कभी बीमार हो जाते हैं, लेकिन जल्दी जल्दी बीमार होना या लंबी बीमारी होना चिंता का विषय है। लंबी बीमारियां मांसपेशियों के विकास पर बुरा प्रभाव डाल सकते हैं। बीमारी के समय बच्चे की शक्ति क्षीण हो जाती है और वह शिथिल हो जाते हैं। गंभीर बीमारी से चयापचय क्रियाओं संबंधी अनियमितताएं भी होने लगती है, जिनका बच्चे के शरीर पर अस्थायी कुप्रभाव पड़ता है। इसलिए बीमारी लंबी ना हो, हमें उसको समझकर देखना चाहिए कि किस प्रकार से समस्या है। माता पिता, शिक्षक इत्यादि सभी को जो परामर्शदाता है या उसके संरक्षण है, सबको। मुझे खाने का समय बुरा लगता है, क्योंकि मुझे हमेशा वही भोजन करना पड़ता है जो मेरी माँ चाहती है। ज़बरदस्ती भी भोजन दिया जाता है तो भोजन बच्चे की समस्या रहती है कि वह खाते खाते ऊब जाता है एक ही भोजन को। तो वहाँ पे टेस्टी बनाया जा सकता है, लेकिन उसके पोषक तत्वों में कमी किए बिना बच्चों को वही भोजन खिलाना चाहिए जो पसंद करें, बट उसमें हमें ध्यान देना चाहिए कि वह संतुलित भोजन हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ भी तेल मसाला डाल दें या और वह नुकसान करे फ़ायदा के बदले। अगला देखते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे होने के बाद हम संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा आप विस्तृत के लिए तो इसको पीडीएफ को पढ़ भी सकते हैं, पीडीएफ में भी, और यहाँ पे भी पॉज करके भी देख सकते हैं। संवेगात्मक विकास से संबंधित समस्याएं हम देख चुके हैं कि बच्चे की शारीरिक वृद्धि के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि उसका स्वास्थ्य अच्छा हो। इसी प्रकार से उसके मानसिक विकास एवं व्यक्तित्व के विकास के लिए उसका संवेगात्मक विकास भी आवश्यक है। जिस प्रकार बच्चे के संवेगात्मक तथा व्यक्तित्व के विकास को शारीरिक कारक प्रभावित करते हैं, उसी प्रकार संवेग उसकी शारीरिक वृद्धि और स्वास्थ्य को भी प्रभावित करते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, शारीरिक कारक, शारीरिक वृद्धि, संवेगात्मक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक। तनाव के प्रति बच्चों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं होती हैं। कुछ जोरदार ढंग से और कुछ हल्के ढंग से प्रक्रिया करते हैं। कुछ जो अपनी भावनाओं को स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करने में समर्थ या फिर असमर्थ होते हैं, वे उन्हें शारीरिक क्रिया द्वारा अभिव्यक्त करते हैं। उदाहरणतः बच्चा विद्यालय जाने या परीक्षा देने में व्यग्र है, तब उसे पेट दर्द अथवा मचली आती है। बच्चे की वृद्धि एवं विकास उसकी सफलता के अनुभव, उसको स्वीकार करने, प्रसन्नता तथा अन्य संतुष्टियों से प्रभावित होती है। जैसे दंड हो गया, यदि बच्चे को दिया जाए तो आत्म बचाव प्रतिक्रियाएं भी अपना सकता है, उसको डर भी हो सकता है। घर में देखते हैं वर्क, घर में समायोजन, स्कूल में समायोजन, पाठ्येतर कार्य, आत्म समायोजन, सामुदायिक कार्य, समकक्ष वर्ग से समायोजन, घर में समायोजन, यह भी एक बच्चे के लिए
सभी से समायोजन करना पड़ता है। अगर ये समायोजन नहीं हो पाते तब बच्चे के संवेगात्मक संतुलन और उसके व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं। शारीरिक समस्याओं की वृद्धि के रूप में भी ये प्रकट होते हैं। उदाहरण के लिए बच्चा विद्यालय जाने से पूर्व प्रतिदिन पेट दर्द से पीड़ित हो जाता है। अधिकतर बच्चे को फुसलाकर उसकी इस स्थिति से उबरने में सहायता की जा सकती है। निश्चित ही यह तभी संभव होगा जब विद्यालय का परिवेश उसकी आवश्यकताओं को सच्ची संतुष्टि प्रदान करे, लेकिन वह भय में रहेगा तो नहीं कर पाएगा। तो इसलिए वहाँ पे माहौल भी ऐसा होना चाहिए कि बच्चे अपनी समस्या बता सके और बहाने नहीं, समस्या बताए, उसको जांचा परखा जाए। बच्चे छोटे होते हैं 6 से 8 वर्ष, 5 वर्ष, तो वहाँ पे समझा जाना चाहिए। अगला चीज़ है शैक्षिक उपलब्धि संबंधी समस्याएं। उच्च शैक्षिक उपलब्धि का दबाव स्कूल जाने वाले बच्चों में तनाव उत्पन्न करने वाला एक प्रमुख कारक है। माता पिता हो चाहे शिक्षक, सभी अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए बच्चों पर दबाव डालते हैं। अतः यह महत्वपूर्ण है कि बच्चों की उपलब्धि को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों की ओर ध्यान दिया जाए। निर्धनता एक महत्वपूर्ण कारकों में से एक है जो बच्चों के स्कूली कार्य को प्रभावित करती है। बच्चे की शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करने वाला एक कारण अभाव है। यह अभाव शारीरिक, सामाजिक या सांस्कृतिक हो सकता है। बच्चा अभाव एवं साधनहीन परिस्थिति में रहता है तो उसको सीखने के प्रति उद्दीपन एवं अभिप्रेरणा की कमी होती है। बच्चे की शैक्षिक उपलब्धि को और अधिक प्रभावित करती है। विद्यालय में अनियमित उपस्थिति दूसरा कारण है जिसकी वजह से बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं या अच्छी शैक्षिक उपलब्धि नहीं प्राप्त कर पाते। आखिरकार हम उन्हें मंद या तेज कहने के बजाय उनकी क्षमताओं के अनुसार उनसे उपेक्षा रखनी चाहिए तथा उनकी सहायता करनी चाहिए। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, किसी को तेज और मंद नहीं कहना चाहिए। लिंग पूर्वाग्रह और लिंग संबंधी मुद्दों से संबंधित समस्याएं को देखते हैं। क्या आप यह समझते हैं कि आपके परिवार में लिंग संबंधी भेदभाव किया जाता है? अभिभावक या शिक्षक के रूप में क्या आप लड़के या लड़की में अंतर समझते हैं? हम जानते हैं कि आपका आवेगपूर्ण और तत्काल उत्तर होगा नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप अधिक समय तक सोचें तो आपको लगेगा कि आप स्वयं निश्चित नहीं हैं। कुछ न कुछ तो आप अंतर करते हैं। हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में विभिन्न संदर्भों में लड़कियों के साथ होने वाले भेदभाव की चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि ये भेदभाव हमें प्रायः घर में, विद्यालय में, अन्य सामाजिक अवसरों पर देखने को मिलता है। घर के बड़े लोग प्रायः अनजाने में लड़कों को लड़कियों के साथ भिन्न भिन्न व्यवहार करते हैं। लड़कियां समाज का एक अभावग्रस्त अंग है। यह भेदभाव इतना अधिक गहरा हो गया है कि अब हमें इस समस्या के समाधान हेतु प्रयास करने आवश्यक लगता है। लड़कियों के प्रति इस तरह की भावना की शुरुआत हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक धारणाओं के कारण हुई, जिसमें लड़कों को संपत्ति के रूप में तथा लड़की को देह और परिवार के भार स्वरूप माना गया है। तो इसकी जड़ घर से ही शुरू होती है। अब यहाँ यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि जब लड़की का जन्म होना अवांछनीय है तो उसकी भविष्य में क्या देखरेख होती होगी? आंकड़ों से विदित होता है कि भारत में लड़कियों में पोषण की कमी के कारण उनका वजन, लंबाई, क्षमता कम होती है। लड़कियों में कुपोषण का कारण भोजन की कमी उतना नहीं है जितना उनकी ओर उचित ध्यान न देना है। प्रायः देखा जाता है कि गुणवत्ता और परिमाण की दृष्टि से लड़के और लड़कियों के भोजन में भी अंतर होता है। पर्याप्त पोषण तत्व वाले भोजन के फलस्वरूप लड़कियों में बीमारियां अधिक होती हैं और स्वास्थ्य लाभ की गति भी धीमी होती है। क्या आप समझते हैं कि लड़की की खेलने की ज़रूरत पूरी हो रही है? हो तो रही है, लेकिन उतनी नहीं। विद्यालय में लैंगिक भेदभाव के अनेक अवसरों पर दिखाई देते हैं। जैसे शिक्षक को कक्षा की सफाई करवानी है तो आपके विचार से यह किससे कहा गया? प्राय कमरे की सफाई लड़कियां ही करती हैं। इस संबंध में दूसरा उदाहरण खेलने से संबंधित है। क्या आपने कभी लड़कियों को फुटबॉल खेलते देखा? एक बार एक लड़की ने विद्यालय में पूछा गया कि वह कौन सा खेल खेलना पसंद करे तो उसने कहा फुटबॉल, ताकि मैं दूसरों को मार सकूँ। क्यों इस लड़की को अपने संवेगों को इस प्रकार से नियंत्रित करना पड़ रहा है? निश्चित ही उसकी आवश्यकताओं को समझा जाना चाहिए और उसकी अपनी इच्छा के अनुरूप उसे क्रियाकलाप करने देना चाहिए। माता पिता या शिक्षक होने के नाते घरों तथा विद्यालय में इस भेदभाव को समाप्त करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। आइए लड़कियों की सहायता की जाए। बीच में ही विद्यालय छोड़ने वाली लड़कियों का पता लगाया जाए तथा विद्यालय न छोड़ने के लिए उन्हें अभिप्रेरित किया जाए। लड़कियों के पोषण और स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों का ध्यान रखा जाए। शिक्षक विद्यालय में अभिभावक शिक्षक संघ से विचार विमर्श करके लड़के लड़कियों में भेदभाव न रखने के लिए जागरूकता पैदा करें। लड़के लड़कियों में लिंग समानता के संबंध में जागरूकता पैदा करें। अंततः हमें यह स्वीकार करना ही चाहिए कि लंबे समय से हमने नारी के सम्मान को तथा उनके अवसरों को अस्वीकार किया है। अब यह समय आ गया है कि उसे उसका दे दिया जाए, न केवल इसलिए कि वह एक अच्छी माँ बन सके और समाज में अपना सार्थक योगदान दे सके, वरन इसलिए कि वह उसका अधिकार है। माता पिता, शिक्षकों एवं परामर्शदाताओं के लिए बच्चे के पूर्ण व्यक्तित्व की अवधारणा का परिचय। अभी तक हमने बच्चे के विकास संबंधी समस्याओं के बारे में चर्चा की। अब देखेंगे माता पिता, शिक्षक एवं परामर्शदाताओं के लिए बच्चे के पूर्ण व्यक्तित्व की अवधारणा किस प्रकार से हो सकती है।
शिक्षक और परामर्शदाता बच्चे के विकास और वृद्धि से संबंधित समस्याओं को किस प्रकार समाधान कर सकते हैं। सलाहकार और परामर्शदाता के रूप में शारीरिक विकास विशेषज्ञ विभिन्न आयु के बच्चों की नींद, आहार और उनकी क्रीड़ा दिनचर्या के संबंध में जानें। फिर माता पिता, परिवार, शिक्षकों तथा अन्य संबंध व्यक्तियों के मार्ग का निर्देशन कर सकते हैं, उनके साथ प्रभावी ढंग से कार्य कर सकते हैं। एक परामर्शदाता बच्चे से नाजुक परिस्थितियों में मिलता है जबकि उसका परिवार टूट रहा हो, तो परिवार में कोई बीमारी हो, किसी की मृत्यु हो और कोई अन्य दुखदायी घटना हो गई हो, तब बच्चा भयभीत, भ्रमित और संवेगात्मक रूप से परेशान हो सकता है। ऐसी स्थिति में एक ओर तो उपयुक्त उपचार से इन सभी समस्याओं का निदान हो सकता है, तो दूसरी ओर शारीरिक स्वस्थता के साथ संवेगात्मक समायोजन भी हो सकता है। एक शिक्षक के नाते आप क्या करेंगे? क्या बच्चे के साथ आपका केवल शिक्षक और छात्र का ही रिश्ता है या होगा? याद रखिए, हम केवल एक बच्चे से व्यवहार कर रहे हैं जो पूर्ण व्यक्तित्व नहीं है, जिसकी अपनी भावनाएं, विचार और आवश्यकताएं होती हैं। इसे भली भांति समझने के लिए इस उदाहरण को पढ़िए। बच्चे के पिताजी का देहांत हो गया, जिस कारण वह कक्षा में ध्यान नहीं देता, बेचैन रहता है, अपनी पढ़ाई नहीं करता है। शिक्षक उसे डांटता है, उसे दंडित भी करता है, जिससे यह समस्या और भी अधिक गंभीर हो जाती है। बच्चे को प्रधानाध्यापक के पास भेजा जाता है। प्रधानाध्यापक उससे पूछता है, क्या बात है बेटा, क्या तुम्हारे घर में कोई परेशानी? बच्चा उत्तर देता है, 2 महीने पहले मेरे पिताजी गुजर गए। प्रधानाध्यापक ने सहानुभूति पूर्ण भाव से कहा, अरे मैं यह नहीं जानता था। बच्चे ने सोचा, हे भगवान, मेरे साथ तो इतनी बड़ी दुर्घटना हुई और इन्हें इतना भी पता नहीं। बच्चे में सीखने की प्रक्रिया का उपयुक्त समझ के बाद शिक्षण की स्थिति आती है, इसलिए यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। याद रखिए, यदि औचित्यपूर्ण संपन्न परिवेश दिया जाए तथा सीखने के लिए स्वतंत्र अवसर दिए जाए तो बच्चों का स्वतः विकास होगा। आप वयस्क हैं, आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि उन्हें समझने का प्रयास कीजिए, उन्हें सुविधाएं प्रदान कीजिए और उन्हें व्यक्तिक सम्मान दीजिए। कौन सा सम्मान? व्यक्तिक। याद कीजिए, आपके आरंभ में ही बच्चों में पाई जाने वाली कठिनाइयों का सूचीबद्ध करने के लिए कहा गया था। अब उन कारणों को जो आनुवंशिक एवं परिवेश से संबंधित हैं उन्हें हमें पहचानना होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने एक सारांश के रूप में इसे समझने की कोशिश की और यहाँ पे अब देखेंगे सारांश की सबको एक साथ समेटने की कोशिश अब करेंगे। और वाकई विस्तृत जानकारी के लिए तो आप पीडीएफ को एक एक अक्षर आप पढ़ना चाहते हैं, एक एक शब्द तो पढ़िए। इसके अलावा भी यह यूजफुल है, परीक्षा से पहले यह यूजफुल है, जानकारी यह यूजफुल है। उसके बाद आप अपने विवेक का प्रयोग करके जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, जहाँ जैसी ज़रूरत। तो सारांश देखते हैं। वृद्धि और विकास आनुवंशिक तथा परिवेश में प्रभावकारी अंतःक्रिया के फलस्वरूप होता है। अगला पॉइंट है, विकास की विभिन्न अवस्थाओं में बच्चा विशिष्ट समस्याओं का सामना करता है। अगला है, ये सब समस्याएं एक दूसरे से संबंधित होती हैं जो पुनः अन्य व्यवहारगत समस्याओं को उत्पन्न कर सकती हैं। नेक्स्ट है, सामान्यतः ये समस्याएं घर में उत्पन्न होती हैं, विद्यालय से संबंधित होती हैं या बच्चे के घर या विद्यालय में ठीक से समायोजन न कर पाने के कारण होती है। समस्याग्रस्त बच्चे की सहायता करने में माता पिता और शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए और अदा कर सकते हैं महत्वपूर्ण भूमिका। अगला और आखिरी पॉइंट है, परिवार, विद्यालय तथा सांस्कृतिक मूल्यों के क्षेत्र में लिंग पूर्वाग्रह के विरुद्ध सजगतापूर्ण कार्य करने की आवश्यकता है और साथ ही साथ लड़कियों पर भी लड़कों के समान ध्यान दिया जाना चाहिए, यानी कि लड़की लड़का एक समान, तभी जाके होगा विकास। NES 102 ब्लॉक 1 यूनिट 2 यानी इकाई 2 का कार्यक्रम आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। कमेंट बॉक्स में आपके जो भी कंप्लेन या फिर सुझाव हो ज़रूर लिखें। और यह सर्टिफिकेट इन गाइडेंस प्रोग्राम चल रहा था, इग्नू का सर्टिफिकेट प्रोग्राम, जो टीचर्स और शिक्षक और आपके स्टूडेंट के अलावा अभिभावकों के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे जानकारियाँ होती हैं, यहीं से विकास होता है, विकास की प्रक्रिया को समझा जा सकता है। तो आपको जैसा भी लगा हो ज़रूर बताइए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।